हेलो, गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सारे लोग और कैसे चल रही है आप सारे लोगों की प्रिपरेशन। एंड आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, जैसे कि सबको पता है 6 जनवरी को हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो तो और भी दुगनी हो जानी चाहिए, तेज़ी से प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब हम कवर कर रहे हैं यूनिट 6 ऑफ यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ पढ़ रहे हैं। वहीं पे एक बहुत मेजर पोर्शन जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो आता है इंटरनेशनल ट्रिटी एंड अलायंसेस से। ये पीपीटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मैंने डाली हुई हैं, वो सब उस डेट को याद करने वाली चीज़ें, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है, क्रोनोलॉजिकल बेस क्वेश्चन बनता है। वो इंपॉर्टेंट ट्रिटीज़ के बारे में पूछता है एग्ज़ाम, या फिर अलायंसेस के बारे में पूछता है। वो ट्रिटीज़ चाहे एनवायरमेंटल ट्रिटीज़ हों, चाहे वो रिफ्यूजी ट्रिटीज़ हों, या फिर वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन को लेकर बनी हो। हर जितने भी मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, उन सब को लेकर जितनी भी ट्रिटीज़ हुई हैं, उन ट्रिटीज़ की डेट क्या है, या फिर उसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, कब इस्टेब्लिश हुई, वहाँ से क्वेश्चन आना तो यूजीसी का बिल्कुल फेवरेट है, ठीक है। तो विदाउट डिलेइंग हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है और आपको चीज़ें याद रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है फाउंडेशनल और हिस्टोरिकल ट्रिटी, जिसमें हम सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम या फिर स्टेट सिस्टम और ऑर्डर को समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में हुई। अब यहाँ पे कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ याद कर लो कि हाँ भाई ये कब हुई थी, 1648 में हुई थी, ठीक है। जिसने सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को रखा था एकदम से। इसमें जो 30 ईयर वॉर हुआ था उसका एकदम एंड बताया गया था, और साथ में ये क्या था कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ कि स्टेट सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आना चाहिए, जो प्रेजेंट डे है। प्रेजेंट डे स्टेट सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी मामले में, ठीक है, किसी भी कंट्री में। अब एक्सटर्नल पॉलिसी में भी हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है, कोई दूसरा हमें नहीं बताता है कि हमें किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दुश्मनी रखनी है। तो ये भी क्या है, हमारे सॉवरेनिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बन जाती है ट्रिटी ऑफ आउटरीच, ये 1730 में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे यूरोपियन बैलेंस हुआ था आफ्टर स्पेनिश सक्सेशन, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को सिर्फ रटना है, याद करना है, डेट्स को याद करना है। कोई समझने वाली चीज़ नहीं है इसमें कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए हैं हर साल यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड आए हैं और ईयर ही पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स आ जाती है 1919 में। ट्रिटी यूनाइटेड नेशन चार्टर सबको पता है 1945 में साइन हुआ था, जिससे क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल बनी, और आईसीजे जो कि मॉडर्न मल्टीलेटरल ऑर्डर को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशनल ट्रिटी हैं सब नोट कर लेना और सबको याद कर लेना। इनकी डेट्स हमेशा पूछी जाती है और आगे भी पूछी जाएगी। दूसरा, अगर हम बात करें तो ग्लोबल मल्टीलेटरल लॉज और ह्यूमन राइट ट्रिटीज़ के बारे में क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि कौन कौन से ऐसी ह्यूमन राइट ट्रिटीज़ हैं या फिर कौन से ऐसे मल्टीलेटरल लॉज हैं जो पूरे वर्ल्ड सिस्टम पे एप्लीकेबल होते हैं, और ये कब बने हैं, ठीक है। कब बने हैं आपको ज़्यादा याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रिटीज़ हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ आता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो 1948 में साइन हुआ था। देन जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 अगेन, जिसमें क्रिमिनलाइज किया था जेनोसाइड को। जेनोसाइड समझते हो, जहाँ सिविलियंस की मास किलिंग होती है, जिस तरीके से हिटलर ने अपनी जर्मनी में किया था, ठीक है। तो उसके ऊपर जेनोसाइड कन्वेंशन बना था कि ऐसा कभी होगा तो ऐसे लीडर्स को, ऐसे कंट्री के जो टॉप एग्जीक्यूटिव है जिन्होंने नहीं करवाया, उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। ऐसा कन्वेंशन बनाया गया है। जेनेवा कन्वेंशन देखोगे तो 1948 1949 में हुआ था। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966, ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं ह्यूमन के। सब इम्पोर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं कह दूं कि यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी नहीं है या ये नहीं पढ़ना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आ जाता है उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, ये 1966 में। कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये 1979 में। देन और ये तो आ भी चुका है, ठीक है। ये जो 10th वाला मैंने बताया है, ये कन्वेंशन हुआ था वुमेन्स के अगेंस्ट जितना भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके फेवर में, ठीक है। तो 1979 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार जून के एग्जाम में ही आया था, ठीक है। जब मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया था तब ये क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989 में ही आया। तो सारे रट लेना, एक भी मैं नहीं बोल सकती यहाँ से कि इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन एंड आर्म कंट्रोल ट्रिटीज़ जितनी भी है वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ निकल कर आती है ट्रिटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो 1968 में हुई थी, जो कि
जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उस टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ ने रखे हुए थे, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिटी थी, कॉर्नर स्टोन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एनपीटी साइन किया था उन कंट्रीज़ ने ये वादा किया था कि हम हमारे पास जो हथियार हैं हम उनका सही से इस्तेमाल करेंगे, मतलब कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि इस ट्रिटी को उन लोगों ने साइन किया था जो ये बोल रहे थे कि हम आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में कभी भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका मतलब उनको डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिया ने ये साइन नहीं की थी, ये भी याद रहना चाहिए आपको। फिर आती है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिटी 1999 में, ये 99 में साइन होती है। बहुत सारी ट्रिटीज़ हैं भाई, बहुत बहुत सारी कन्वेंशन ट्रिटीज़ हैं। अब याद कैसे करने हैं वो आपके ऊपर है, बस मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देनी थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वो मैंने निकाल के दे दी है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992 में होता है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में होता है, आर्म ट्रिटी होती है 2013 में, और एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन होता है ओटावा ट्रिटी 1997 में। प्लीज़ इसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क, ये आएंगे, ठीक है। और इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सब पूछे गए हैं, और जो नहीं पूछे गए हैं वो इस बार पूछ लेंगे, ठीक है। और अगर जो पूछे भी गए हैं तो वो किसी न किसी क्वेश्चन में आपको फिर से दिख जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनका भी पता होना चाहिए, उनको भी आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। वरना आप इसी भरोसे में रहे, अरे ये तो पिछले साल आ चुका है, इस साल क्या आएगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। फिर यहाँ पे हम जो नेक्स्ट देखते हैं वो है एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट ट्रिटी। एनवायरमेंट को लेकर और क्लाइमेट को लेकर पूरा वर्ल्ड या फिर पूरा जो नेशन है या फिर इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा कॉपरेट करती हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं जो हवा चाइना में चल रही है वो उड़ के इंडिया के साइड नहीं आएगी, ठीक है। कहीं एक कोई भी कंट्री बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, और उसका जो खामियाजा है वो पूरा वर्ल्ड भुगत रहा है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका लेकर भी कई सारी ट्रिटीज़ बनी हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि 1992 में साइन हुआ है, ठीक है। ये क्लाइमेट एक्शन के ऊपर हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट भी क्वेश्चन में भी आ चुका है, ये 1997 में आया था, ठीक है। ये डेवलप कंट्री पे बाइंडिंग था कि आप अपना कार्बन एमिशन है उसको कम कीजिए, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, ये तो आपको सारी याद ही होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं याद है तो प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। मैं प्लीज़ ही कह पाऊंगी और कुछ नहीं कह पाऊंगी, बाकी मेक श्योर कि सारी की सारी ट्रिटी याद कर लो, ठीक है। क्योंकि इस पीपीटी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप छोड़ दोगे, उतना ही डाला है जितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ टीटीडी डाले हैं, 15 से 20 मिनट में सब मैं कवर करा दूंगी, और बस उसको आपको रट लेना है ढंग से, समझने वाली कोई चीज़ इसमें है नहीं। ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेकर और फाइनेंस को लेकर कौन कौन सी ट्रीटी हुई है इंटरनेशनल मार्केट में, तो हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो गेट है जो 1947 में हुआ था, ठीक है। इसकी डेट याद रखनी है, जो कि जो प्रेजेंट डे WTO देखने को मिलता है, उससे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो गेट था, ठीक है। GATT था वो, ये चीज़ भी आपको याद है। फिर इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट निकल कर आता है वो है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो 1944 में हुआ था, जिसके बाद ही IMF और वर्ल्ड बैंक हमें दो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती हैं, वो बना था, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स की भी डेट याद होनी चाहिए, IMF और वर्ल्ड बैंक की भी याद होनी चाहिए, ठीक है। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी 1957 में यूरोपियन यूनियन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी थी, यही आगे सक्सेस होकर क्या बन गई, यूरोपियन यूनियन बन गई, ठीक है। मैस्ट्रिक्ट ट्रिटी की आपको डेट याद रखनी, 1992 में हुआ था, ठीक है। लिस्बन ट्रिटी की डेट याद रखनी, 2007 में हुई थी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो 1994 में हुआ था, ठीक है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये और साथ में रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये बहुत मेजर ट्रिटीज़ हैं जो कहाँ पे हुई थी रिसेंटली, ये जो ट्रेड पैक्ट्स हैं उनके अंडर आती हैं, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और फिर से पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ये किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में हो सकते हैं या क्रोनोलॉजी बेस्ड में हो सकते हैं, कौन सी ट्रिटी पहले हुई बाद में हुई, तो आपको सब पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है यही इंपॉर्टेंट है, यही बदल बदल के पूछ लेता है NTA। फिर हम रीजनल सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंसेस की बात करेंगे जो करंट में हैं और हिस्टोरिकल भी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो भी कहते हैं, जो किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था 1949 में, ठीक है। ये कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर काम करता है, किसी भी एक नेशन में अगर कोई दिक्कत है यहाँ पे मेंबर कंट्री में, तो सारे मिलकर उसको क्या करेंगे, फेस करेंगे, ठीक है, ठीक है।
और आगे हम इसमें देखेंगे वार्सो पैक्ट जो रशिया ने साइन किया था यूएसएसआर ने, वो 1955 में साइन किया था, ठीक है, जो कि कोल्ड वॉर के टाइम अलायंस बनी हुई थी, जिसमें एक यूएसए मेजर पावर था, दूसरा यूएसएसआर था, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये रशियन लेड सिक्योरिटी ब्लॉक था, जो कि यूरोप की कंट्रीज के साथ उसने बनाया था, ठीक है। ANZUS, ये एनजस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आई डोंट नो, बट इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट में सिक्योरिटी ट्रीटी हुई थी। ये हिस्टोरिकल और मॉडिफाइड दोनों है, ठीक है। इसका मॉडिफाइड वर्जन भी है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके और मेंबर्स को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। सेंटो की सीटो और सेंटो भी दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम बनी थी। वो 1954 में बनी थी, ठीक है, और सेंटो भी 1955 में बनी थी। सेंटो वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, ठीक है, और इंडिया ने इनमें से किसी को भी ज्वाइन नहीं किया था, जिससे यूएस हमेशा से इंडिया से काफ़ी खफा रहा था, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात करूँ, क्वाड तो ये इनफॉर्मल है, यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग है इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। 5I के जो अलायंसेज हैं उसमें इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि 5 जो आइज अलायंस है उसमें कौन कौन से नेशन शामिल हैं और कौन से नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो रीजनल पॉलिटिक्स पे बेस्ड है या रीजनल कल्चरल या फिर किसी भी इकोनॉमिक प्रॉफिट पे बेस्ड है, उन ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले निकल कर आती है यूरोपियन यूनियन, जो कि एक सुप्रा नेशनल इंटीग्रेशन है। ये एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ज़्यादा कल्चर सोवरेनिटी पे तो काम करती है, बट हाँ EU बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आशिया 19 EU की मैं बात कर लूँ यहाँ पे तो 1992 इसकी डेट है, ठीक है, यहाँ पे है नहीं तो नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। आशियान की बात करूँ तो 1967 में ये बना हुआ है, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की बात करें तो 1985 में ये बना हुआ है। अफ्रीकन यूनियन ये 2002 में बना है, ठीक है, यहाँ पे डेट रह गई इसकी, 2002 में बना है। ये कॉन्टिनेंटल बॉडी है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर अमेरिकन स्टेट अरब लीग 1945, संघाई कॉपरेशन 2001 में बना है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। इसकी कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, जिसमें जो पहले ब्रिक था अब ब्रिक्स बन गया है। जो साउथ अफ्रीका है उसने 2010 में ज्वाइन किया है इसको, ठीक है। फिर G7 और G20 की बात कर लेंगे तो इनमें जो G7 है वो बहुत ज़्यादा वैसे नेशंस है, डेवलप्ड नेशन है। G20 का इंडिया भी एक हिस्सा है, ठीक है। एंड कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिस्टोरिकल टाइज पे बेस्ड है, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स का ये था कि हाँ हमने कभी दुनिया में राज किया था जिन जिन कंट्रीज़ पे, तो हम उसका एक कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना ले रहे हैं। बस ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, कोई प्रेजेंटली कोई काम नहीं है ऐसा, या फिर प्रेजेंटली हम इसको बहुत ज़्यादा वैसा नहीं करते हैं, एक तरीके से बोल दें इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। बट हाँ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के हम मेंबर हैं, ठीक है। हमने 1947 में ही इसको ज्वाइन कर लिया था। सो यहाँ पे जितनी भी मेजर ट्रिटीज़ थी, जितने भी मेजर पैक्ट थे, एग्रीमेंट थे, चाहे वो आर्म्स एम्यूनिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, हमने सारे डिस्कस कर लिए। जितने भी फाउंडेशन एग्रीमेंट्स थे वो भी सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव्स क्या हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये कब बनी, ठीक है। और कब बनी तो आपको सिर्फ इसमें डेट को याद करना है और कुछ चीज़ याद नहीं करनी है। तो आई होप आप डेट याद कर लोगे, ठीक है। डेट याद करने का मैं तरीका बताऊँ, लिख लिख के डेट याद करो, जल्दी याद हो जाएगी। और अभी तो है, मतलब आज कितनी, आज 18 है, तो अभी आप 6 को हमारा पेपर है, तो आराम से तब तक कवर हो जाएंगी चीज़ें, आप अगर करना चाहो तो, ठीक है। बाकी पॉलिटिकल इसमें मैं बात करूँ तो बाकी मैं करा ही रही हूँ, जिसमें हमने कल ही यूएसए के साथ अपने मेजर रिलेशनशिप को डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके आगे की मैं अगर बात करूँ तो रशिया के साथ भी हमने पूरी काम कर लिया है। जो मैं कल कराऊंगी वो है चाइना के साथ रिलेशन, और बाकी आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा करते जाओ, ठीक है। जो भी आपने नोट्स बनाए उसको कम्प्लीटली रिवाइज करते जाओ, आगे पढ़ते जाओ, उसमें भी चीज़ें थोड़ी बहुत ऐड ऑन करते जाओ अपने हिसाब से। अपने हिसाब से चीज़ें ऐड ऑन करने का मतलब है प्रेजेंट उनका सेक्रेटरी कौन है, पास में उनका सेक्रेटरी कौन था, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली एनटीए पूछ लेता है, ठीक है। वहाँ से भी आपको चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे लगता है एनटीए का ये जो नेट एग्ज़ाम है, JRF है, ये नेट JRF पूरा पूरा फैक्चुअल बेस्ड है, ठीक है। आपकी जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ को लेके वो इतनी नहीं पूछी जाती है,
उससे उससे क्वेश्चन होंगे तो कम से कम होंगे लाइक 20-30 क्वेश्चन होंगे, बट जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है उसका वेटेज काफ़ी रहता है, डेट्स वगैरह काफ़ी सारे पूछ ले जाते हैं, और स्टैटिक और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उन पे ये ज़्यादा प्राइमरीली फोकस करता है, ठीक है। तो भाई जैसा भी है याद कर लेना, क्योंकि याद ही करने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जितने भी ट्रिटीज़ है कम से कम 50-60 थी, मैंने सब बता दी हैं, और इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, आप पढ़ लेना अच्छे से इनकी डेट्स वेट्स को बढ़िया तरीके से। बाकी बने रहो मेरे साथ, हम देखते हैं एग्ज़ाम कैसे किया जाता है। तो बाकी बने रहो मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पढ़ते रहो, और आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।